नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको तमाम संवाददाताओं से लेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबर की पूरी जानकारी। तो शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री द इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लेकर विवाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी धीर। गुजरात 2022 के दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री बीबीसी डॉक्यूमेंट्री अब उस विवादों में है, यानी कि उस पर विवाद जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, विवाद गहराता हुआ जा रहा है। इसको लेकर के विश्वविद्यालयों में स्क्रीनिंग को लेकर के काफ़ी चर्चा है और इसको लेकर काफ़ी विवाद है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग करने के बाद अब जो है इसको दिल्ली में भी स्क्रीनिंग की बात सामने आई है और इसको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भी इसको लेकर के जो चिंता जताई गई है और ये कहा गया है कि इसको लेकर के भी सतर्कता बरती जाए। दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जो है डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग की बात सामने आई है, जिसको लेकर के विश्वविद्यालय ने वहाँ के प्रशासन को इसकी जो है जानकारी दी है, जिसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने वहाँ की बिजली काट दी है। इसके चलते छात्र जो पहले से ही डाउनलोड की हुई डॉक्यूमेंट्री अपने फ़ोन और लैपटॉप पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि 24 जनवरी को पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के बाद इसके पूरे देश के विश्वविद्यालयों में इसके स्क्रीनिंग की बात सामने आई थी, जिसको देखते हुए एहतियात के तौर पर डीयू यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रॉक्टर रजनी अब्बी ने दिल्ली पुलिस को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से इसकी स्क्रीनिंग की बात जो चल रही थी, उसको देखते हुए अब बिजली दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जो है बिजली काट दी गई है। उसके बाद छात्र जो हैं पहले से जो डाउनलोड की गई मूवी जो स्क्रीनिंग है उसकी जो डॉक्यूमेंट्री है उसको जो है लैपटॉप के जरिए देख रहे हैं। इसको लेकर के काफ़ी सतर्कता भी है। कैमरामैन निकांत के साथ धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। पीएम मोदी की मास्टर क्लास के लिए इस बार क्या रहा खास, बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तालकटोरा स्टेडियम के अंदर सभी अभिभावकों और स्टूडेंटों से बातचीत की थी। जिस तरीके से एग्जामों की डेट आई है, बोर्ड एग्जाम है, तो उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमाम विद्यार्थियों और अभिभावकों से बातचीत की थी। इसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल तभी स्टूडेंटों से और अभिभावकों से बातचीत करते हैं। जिस तरीके से एग्जाम पास आते हैं तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम लोगों से स्टूडेंटों से बातचीत करते हैं। आज भी हमारे छात्र अपने टीचर से बात को बहुत मूल्यवान समझते हैं। डंडा लेकर डिसिप्लिन वाला रास्ता ना चुने, अपने पन का रास्ता चुनाना चाहिए। अपने पन का रास्ता चुनेंगे तो तभी लाभ होगा, पीएम मोदी ने कहा। हमारे शिक्षक विद्यार्थियों के साथ जितना अपनापन बढ़ाएंगे उतना ही बेहतर होगा। जब विद्यार्थी आपस में सवाल करते हैं तो उसको लक्ष्य आपके ज्ञान को परखना नहीं है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि दुनिया के सबसे पुरातन भाषा में जिस देश के पास हो उस देश में को गर्व होना चाहिए कि यूएनए में मैंने जानबूझकर कुछ तमिल भाषा से जुड़ी बातें पर बताई हैं, क्योंकि मैं इस दुनिया को यह दिखलाना चाहता था कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा हमारे पास भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है, हम कंपटीशन के भाव भी जीतते हैं। हम अपने लिए जिएँ, अपने में जिएँ और अपनों से सीखते हुए भी जिएँ। सीखना है सबसे चाहिए, लेकिन अपनी भीतर के समर्थक पर भी बल देना चाहिए। एक एग्जाम के कारण जीवन एक स्टूडेंट पर रुकता नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पर चर्चा के दौरान कहा। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तालकटोरा स्टेडियम में तमाम स्टूडेंट और सभी अभिभावकों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरीके से एग्जामों की डेट पास आते हुए नजर आ रही, तो उसमें प्रधानमंत्री हर साल तमाम स्टूडेंटों से बातचीत करते हैं। कैमरामैन सैंकी के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में अधिकारों को लेकर चल रही खींचतान के बीच शुक्रवार को सीएम और एलजी के एक बार फिर से मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बैठक पर फिर गहरा गया ग्रहण, बता रही हमारे सहयोगी पूजा। अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा उन्हें अपनी पूरी कैबिनेट और 10 विधायकों के साथ मिलने का समय देने के लिए एलजी का शुक्रिया कहा है। वैसे खुद अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एलजी से मिलने पर असमर्थता जताई है। उन्होंने कहा कि वो शुक्रवार को पंजाब जा रहे हैं, इसलिए वो एलजी साहब से समय बदलाव की गुजारिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि शुक्रवार को वो पंजाब जा रहे हैं, इसलिए वो एलजी साहब से समय बदलाव की गुजारिश करते हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने शुक्रवार शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री केजरीवाल को मिलने का समय दिया था,
एलजी ने सीएम केजरीवाल से कहा था कि अपनी पूरी कैबिनेट और कोई भी 10 विधायक को लेकर मिलने आ सकते हैं। बीते सप्ताह सीएम केजरीवाल अपने सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ एलजी से मिलने के लिए मार्च करते हुए उपराज्यपाल निवास पहुंच गए थे, लेकिन उपराज्यपाल का कहना था कि 70-80 लोगों की उनके पास से अचानक व्यवस्था नहीं है, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद केजरीवाल ने फिर मिलने का प्रस्ताव रखा था। बता दें कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स की फिनलैंड में ट्रेनिंग के प्रस्ताव को लेकर सीएम केजरीवाल और सभी आप विधायक उपराज्यपाल से मिलना चाहते थे। इसके बाद एलजी ने केजरीवाल, उनकी कैबिनेट और 10 आप विधायकों को शुक्रवार को मिलने के लिए बुलाया था। तो उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल, उनके 10 विधायकों और पूरी कैबिनेट को शुक्रवार को मिलने का समय दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को मिलने में असमर्थता जताई है। उन्होंने समय बदलाव की गुजारिश की है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की इस मांग पर एलजी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। कैमरामैन शंकी के साथ मैं पूजा झा। गुजरात के मोरबी शहर में पिछले साल अक्टूबर में एक झूला पुल टूटने की घटना में पुलिस ने शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। मोरबी पुल हादसे में अब तक 10 लोगों के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल कर दी। उसमें बताया जा रहा है कि जयसुख पटेल समेत 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट आज कोर्ट ने दाखिल की है। जिस तरीके से मोरबी पुल में एक बड़ा हादसा हुआ था, तो उसको देखते हुए आज जो है चार्जशीट यहां पर दाखिल की गई है। मोरबी पुल हादसे में पुलिस ने लंबी जांच के बाद कोर्ट ने औरब ग्रुप के प्रमुख जयसुख पटेल समेत 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस के इस चार्जशीट पे जयसुख पटेल को आरोपी बनाया गया है। हादसे में के करीब 3 महीने बाद भी जयसुख पटेल पुलिस की पकड़ से दूर हैं। मोरबी ब्रिज गिरने के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, तो उसी में बताया जा रहा है कि 1 फरवरी को सुनवाई होगी। पुलिस ने 90 दिनों की समय सीमा से पहले ही इस हादसे की जाँच के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हुई थी। 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी ब्रिज ढहने की घटना पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में कुल 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें औरबी ग्रुप के मालिक जयसुख पटेल का नाम शामिल है। हादसे के बाद जयसुख पटेल लापता हैं। करीब 3 माह बीत जाने के बाद ये पुलिस अभी तक उसका पता नहीं लगा पाई है। हालांकि पुलिस ने हादसे की चंद घंटों के भीतर ही ड्यूटी पर तैनात चौकीदार, औरब मैनेजर और टिकट खिड़की पर क्लर्क समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 135 लोगों की जान लेने वाले इस घटना 1262 पन्नों की चार्जशीट यहां पर दायर की है, जिसमें आरोपियों को खिलाफ धारा 308, 304, 336, 338 व 114 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने पहले औरब के मालिक जयसुख पटेल को आरोपी ने भी नहीं बनाया था। जब घटना हुई, जब उसके अनेक पूछा गया तो उनके बाद कब गिरफ्तारी की जाएगी, तो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह तक कहा कि वह आरोपी नहीं है। हालांकि पुलिस 22 जनवरी को जयसुख पटेल को खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए था। मोरबी पुल हादसे में अब तक 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई, लेकिन अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी जो है जयसुख पटेल को पुलिस गिरफ्तार की जाएगी। जिस तरीके से बताया जाए कि अभी तक जयसुख पटेल जो है पूरी तरीके से गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, लापता चल रहे हैं, तो उसको पुलिस जल्दी से जल्दी ढूंढ के निकालेगी। कैमरामैन निकांत के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। बिहार की सत्ता पर काबिज सुशासन बाबू के सामने आखिर किसने रख दी कसम, बता रही हैं हमारी सहयोगी पूजा झा। पिछले एक सप्ताह से उपेंद्र कुशवाहा के बागी तेवर चर्चा का विषय बने हुए थे। राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी शरणम गच्छामी हो सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से उनके मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर क्या आई, कयास लगाए जाने लगे कि वो जल्द ही जेडीयू से इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन शुक्रवार को जब उपेंद्र कुशवाहा मीडिया के सामने आए तो उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। उन्होंने नीतीश कुमार पर उनका इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने उनको यूज एंड थ्रो किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, जेडीयू जब कमजोर होती है उन्हें वापस ले आती है। 2009 के चुनाव में जेडीयू को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, तो हमें वापस बुलाया। 2020 में भी हार मिलने के बाद नीतीश कुमार ने हमें वापस पार्टी में बुलाया। कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि वो पॉलिटिक्स में यूज एंड थ्रो की राजनीति कर रहे हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बिहार की राजनीति में पिछले कई दिनों से चर्चा घटनाक्रम पर अगर नजर डालते हैं, फिर कुशवाहा के दावे की पड़ताल करते हैं। बिहार में जब जहरीली शराब पीने से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, तब कुशवाहा ने कहा था कि बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है, शराब सभी जगह उपलब्ध है। उपेंद्र कुशवाहा यकीनन बिहार के बड़े नेता माने जाते हैं। लव कुश बोर्ड को साथ रखने में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहायक भी रहे हैं।
इसीलिए बार बार पार्टी छोड़कर जाने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको वापस पार्टी में ले आते हैं। अब उन्होंने नीतीश कुमार पर यूज एंड थ्रो का आरोप लगाया है। अब देखना होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। कैमरामैन निशांत के साथ मैं पूजा झा। रामचरितमानस पर दिए गए विवादास्पद बयान के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या सफाई दी है, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। रामचरितमानस और एक जात विशेष पर टिप्पणी को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी बयानबाजी में काफी विवादित रह चुके हैं, जिसके बाद वो आज रायबरेली जिले में एक निजी प्रोग्राम में पहुंचे थे तो उन्होंने सफाई दी और कहा, मैं रामचरितमानस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो विवादित चौपाई है उस पे मैं टिप्पणी कर रहा हूं और उससे सहमत नहीं दिखाई पड़ रहे। उन्होंने ये भी कह डाला कि जाति विशेष से मुझे कोई नफरत नहीं है, बल्कि जातिवादी नीति से मुझे दिक्कत है। तो इस तरह से रामचरितमानस पर जब राजनीति गर्म हुई तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा है कि मैं उन चौपाइयों से मात्र गुरेज रखता हूं जिनमें जाति और वर्णों पर टिप्पणी की गई है। उन्होंने ये भी कहा बचते बचाते कि 50% से अधिक महिलाएं जो हैं, शूद्र और गंवार, इस तरह के जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उससे मैं घृणा करता हूं, ना कि रामचरितमानस से। रामचरितमानस पर गहराई राजनीति के बाद वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बीते दिनों रायबरेली में ही उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर अडिग दिख रहा हूं और किसी प्रकार का मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं रामचरितमानस को बैन करने की भी बात उन्होंने कहा था, लेकिन अब वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें पचा नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं बल्कि भारत रत्न पुरस्कार देना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने घेरा है। तो इस तरह से लगातार बयानबाजी कहीं ना कहीं उनकी विवादित नजर आ रही है, लेकिन रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर वो अब पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बनिहाल में आखिर किस वजह से रुकी भारत जोड़ो यात्रा, बता रहे हमारे सहयोगी राहुल शर्मा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है और इस वक्त कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी है। ऐसे में जो कांग्रेस की प्रभारी हैं रजनी, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के प्रशासन पर। रजनी का आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा को पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं, यात्रा की निगरानी नहीं की जा रही है, सुरक्षा की व्यवस्थाएं पुख्ता नहीं हैं। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है, ये आरोप ऐसे वक्त पर कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं जबकि कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक दो नहीं बल्कि कई आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। लिहाजा भारत जोड़ो यात्रा को आज कुछ देर के लिए स्थगित भी किया गया था, लेकिन इस आरोप को लगाने का ट्वीट करने के बाद कांग्रेस की प्रभारी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में इस यात्रा को दोबारा से शुरू कर दिया गया है। जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच होने के बाद ही साफ हो पाएगा। कैमरा पर्सन शेंकी के साथ राहुल शर्मा, इंडिया वॉइस। अक्सर देखने को मिलता है कि जो फिल्म रिलीज होने से पहले विवादों में आ जाती है वो बॉक्स ऑफिस पर बड़ा इतिहास रचती है। ऐसा ही कुछ पठान मूवी कर रही है। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी धीर। इसे कहते हैं सुनामी। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर पठान मूवी इस वक्त जो है सुनामी में है। यानी मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 दिन से जिस तरीके से मूवी ने कलेक्शन किया है उसको देखते हुए अब तक की जो है यह सबसे हिट मूवी बन चुकी है। आपको बता दें कि पठान मूवी का शुरू से ही विरोध हो रहा था, इसको लेकर के तमाम तरीके की सोशल मीडिया पर चर्चाएं भी थी, इसको ट्रोल भी किया जा रहा था, एक गाना भी आया था जिसको काफ़ी ट्रोल किया गया। लेकिन उसके बाद अब जो जिस तरीके से पठान मूवी ने कलेक्शन किया है उसको देखते हुए सभी की नींद उड़ चुकी है। यानी ये ट्रोलर्स हैं उनकी नींद उड़ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से पठान मूवी ने कलेक्शन किया है, पहले दिन के कलेक्शन की अगर हम बात करें तो पहले दिन पठान मूवी ने 50 करोड़ का कलेक्शन किया।
वहीं आपको बता दें कि दूसरी बार यानी कि दूसरे दिन पठान मूवी ने करीब 70 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसको देखते हुए टोटल 2 दिन में पठान की जो कमाई है वो 127 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। जी हाँ, ये अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस मूवी का विरोध हो रहा था, शाहरुख खान का जिस तरीके से लोग विरोध कर रहे थे, उसको देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा था कि पठान मूवी इस बार जो है फ्लॉप होगी। लेकिन इस मूवी को जिस तरीके से लोगों ने प्यार दिया, जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर ये सुपरहिट साबित हुई है, उसको देखते हुए ये ट्रोलर्स को एक जोरदार तमाचा है। यानी कि जिस तरीके से इस मूवी ने कलेक्शन किया है वो काफ़ी ज़्यादा है। KGF 2 की बात करें तो KGF 2 ने 2 दिन में जो कमाई की थी वो 47 करोड़ की थी। लेकिन दूसरे दिन पठान मूवी को लेकर के ये चर्चा थी, ये अनुमान लगाया जाता था पठान मूवी 60 यानी 60 से 65 करोड़ की कमाई करेगी, लेकिन उससे बढ़कर के भी इस मूवी ने कमाई की है। जो इस तरीके के जो ट्रोलर्स थे उनको एक जवाब है ये मूवी, किस तरीके से ये ट्रोल की जा रही थी, इस गाने को ट्रोल किया जाता। उसके बाद अब पठान मूवी ने एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। कैमरामैन निकांत के साथ धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। फिल्म पठान रिलीज होने के बाद भी इस पर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हम अमरोहा से हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट देखिए। पठान मूवी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। वहीं अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में भी पठान मूवी देखने के दौरान कोल्ड ड्रिंक के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने हरकत में आकर मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के आजाद रोड स्थित माधव सिनेमा हॉल का है, जहां पर गांव सैदपुर इम्मा और अमरोहा नगर के 2 पक्षों में मारपीट हुई है। पठान मूवी को लेकर वह काउंटर पर मौजूद थे, जहां पर कोल्ड ड्रिंक पीने को लेकर उनमें विवाद हो गया। विवाद के चलते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों तरफ से लात घूंसे लाठी डंडे चले हैं, जिसके चलते उसका मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं खबर प्रकाश में आने के बाद अमरोहा के नगर कोतवाल हरीश वर्धन ने मारपीट करने वाले 2 आरोपी रियाज और सलमान को गिरफ्तार कर लिया और बाकियों की तलाश कर कार्रवाई करने की बात कही है। थाना अध्यक्ष ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। पठान का बढ़ता क्रेज दर्शकों के बीच दीवानगी की चरम सीमा तक पहुंच गया है। वहीं यूपी के बलिया में फिल्म देखने के दौरान दर्शक आपस में ही भिड़ गए। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हमारे सहयोगी करुणेश पांडे। फिल्म रिलीज होने के पहले ही अगर देखा जाए तो पूरे विवादित के घेरे में आ गई थी। पठान फिल्म जो है रिलीज होने के पहले विवाद उसके ऊपर शुरू हो गया था पूरे भारत देश में। मैं आपको बता दूं कि पठान फिल्म में कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिसको लेकर के हिंदू संगठन हो या सामाजिक संगठन हो, वो संगठनों ने लेकर के काफ़ी विरोध करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि कई जगहों पे पठान फिल्म को लेकर के पुतले भी दहन किए गए और इसको लेकर के जनता के बीच में काफ़ी जो है रोष देखने को मिल रहा था। लेकिन यह फिल्म 25 तारीख को रिलीज हुई और सिनेमाघरों में यह फिल्म लगी और लगने के बाद लोगों में इस तरह से इसको देखने के लिए क्रेज बढ़ा, जिसमें कि कई दिनों पहले से जो है इस टिकट की बुकिंग लोग कराना शुरू कर दिए और पिक्चर हॉलों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। हम अगर उसी क्रम में बलिया की बात करें तो बलिया में भी शीश महल टॉकीज में यह फिल्म पठान 25 तारीख को लगी और लगने के बाद वहाँ भी स्थिति यही देखी गई कि यहाँ भी जनता जो है लंबी लंबी कतारें लगा करके लोग देखने के लिए टिकट जो है ले रहे थे। उसी बीच में एक सिनेमा घर के अंदर से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लोग कुर्सी पर बैठने को लेकर के और आपस में जो है हाथापाई करते हुए नजर आ रहा है। यह कहीं ना कहीं फिल्म तो देखा जाए तो इस फिल्म की क्रेज इस तरह की है कि अगर दूसरे ही दिन जो है यह फिल्म 100 करोड़ रुपए से पार कर गई। निश्चित तौर पर यह देखा जा सकता है कि यह फिल्म लोगों में इस फिल्म का क्रेज काफ़ी बढ़ा हुआ है। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया से। बुलंदशहर के अगोता क्षेत्र के गांव अकबरपुर रैना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीडीसी सदस्य की हत्या का मामला सामने आया। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर में बीडीसी सदस्य महिला की सर में चोट मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दूं, मामला बुलंदशहर के अगोता थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां बीती रात महिला अपने घर में अकेली सोई हुई थी। उसी दौरान पति शादी समारोह में गए थे। रात में कुछ लोग घुसे और महिला के सर पर वार कर महिला की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि महिला बीडीसी सदस्य थी और घर में कोई चोरी या किसी तरह की
घटना नहीं हुई है। फिलहाल मौके पर सूचना मिलते ही एसएसपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। इस मामले में एसएसपी श्लोक कुमार द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि इस मामले में महिला की सर में रॉड मारकर हत्या की गई है, जिसके बाद परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इस मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। बिजनौर में मंदिर के पुजारी का शव पंखे से लटका मिलने के चलते इलाके में हड़कंप मच गया। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी जहीर अहमद। बिजनौर के नांगल इलाके में स्थित शीतला माता मंदिर के पुजारी का शव आज मंदिर परिसर में ही पंखे से लटका हुआ मिला। पुजारी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि कलवा भगत नाम के पंडित जी पिछले 6 साल से मंदिर की देखरेख करते थे और वहीं पूजा पाठ का काम करते थे। आज उनका शव सुबह जो है पंखे से लटका हुआ मिला तो इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पंडित जी पिछले कई साल से गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे, जिसके चलते वो अक्सर मानसिक तनाव में भी रहा करते थे। हो सकता है कि इसी वजह से उन्होंने पंखे से लटक करके आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या है या कुछ और, पुलिस पूरी बारीकी से जांच कर रही है और हर पहलू की जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। बिजनौर से कैमरामैन आरिफ के साथ जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।